दोस्तों, आप सुनना शुरू कर चुके हैं जज्बातों का जहां वेद जावेद अख्तर। और आज मैं आपके सामने एक छोटी लेकिन बेहद इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आया हूं। और उम्मीद करता हूं कि यकीनन पहले की तरह ये कहानी भी आपको पसंद आएगी, जो है रहस्य रोमांच से भरपूर गर्लफ्रेंड का कत्ल। तो आइए बिना किसी देरी के साथ कहानी को शुरू करते हैं। कैसी फीलिंग आती है जब आपने कोई ऐसा फैसला किया हो जो आपके पूरे जीवन को बदल दे, आपकी बुनियाद हिला दे? ना 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 ना, आप ये ना सोचे कि कोई बड़ा फैसला, कोई नौकरी बदलना, शादी का फैसला। मेरा मतलब है कि ऐसा फैसला जो आपकी जड़ हिला दे। बिल्कुल ऐसा ही फैसला मैंने ही किया है। बिल्कुल ऐसा फैसला मैंने किया है। एक ऐसा फैसला जिसके बारे में कभी किस्से कहानियों में ही पढ़ा था, सिनेमा के पर्दे पर ही देखा था। उसे खुद अंजाम देना और उसके बारे में खुद ही सोचना, उसे पल पल जीना। भरोसा कीजिए, एक ऐसी फीलिंग आती है जिसे शब्दों में ढालना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। सीधे मुद्दे पर आऊं तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल करने का फैसला किया है। वो मुझे प्यार करने वाली, मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताने की कस्में खाने वाली, मेरे हर सुख दुख में साथ देने का दम भरने वाली की जिंदगी को ही खत्म करने का फैसला किया है। ये मत सोचिए कि फैसला मेरे लिए आसान था, बेहद कठिन। मुझे आज समझ में आता है कि कोई आम इंसान किसी दूसरे इंसान की हस्ती को ही मिटा लेने की जब ठान लेता है तो उस पर क्या गुजरती होगी। लेकिन मैं अपने फैसले पर अटल हूँ। इसकी वजह धोखा। धोखा भी ऐसा कि जो दुनिया पर से आपका भरोसा उठा दे। हर इंसान आपको धोखेबाज दिखाई देने लगे, आपकी सभी खुशियों को छीन ले। लेकिन ये मत समझिएगा कि मैं बस बदला लेने वाला हूँ। बदला लेने के बाद मुझे भी इस मक्कार दुनिया में नहीं रहना। गर्लफ्रेंड के कत्ल के बाद मैं भी इस दुनिया से विदा ले लूंगा। इसके लिए मेरे पास है 3 दिन, क्योंकि 3 दिन बाद उसकी सगाई है। इन 3 दिनों में मुझे कत्ल की योजना बनानी है, उसे अमली जामा पहनाना है और खुद भी मर जाना है। अब मैं कोई आदि मुजरिम तो हूं नहीं, सुसाइड स्क्वाड से भी मेरा कोई नाता नहीं। कत्ल कैसे करना है इसकी कोई गाइड बुक भी नहीं मिलती। लिहाजा सब कुछ ठंडे दिमाग से करना होगा। ठंडे दिमाग से याद आया कैसे रश्मि मेरे बालों में उंगलियां फिराते हुए कहती थी, राजू, पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है? मैं भी क्विज कॉन्टेस्ट का प्रतियोगी बन जाता था। क्या? बताओ। योर कूल हेड, तुम्हारा सुलझा हुआ दिमाग। तो ठीक है, यही कूल हेड, यही सुलझा दिमाग उसके कत्ल का सामान करेगा। अब पहले मैंने सोचा था कि सीधा रिवॉल्वर से गोलियां उसके पत्थर दिल में उतार दूं और खुद को भी वहीं ढेर कर लूं। लेकिन इंटरनेट की खाक छानने और कोलकाता के बदनाम पोर्ट इलाके में भटकने के बाद समझ में आया कि रिवॉल्वर पाना इतना आसान नहीं। मिलने वालों को मिल जाती होगी, मुझे नहीं मिली। सड़क पर भटकते हुए हमेशा ही लंबे फल वाला छुरा मुझे अपनी ओर बुलाता था, बेहद धार धार चमचमाता हुआ। कुल 45 रुपए में किसी को सांसारिक बंधनों से आजाद करने में पूरी तरह काबिल। हिम्मत करके एक बार ताकत के साथ सामने वाले के सीने में भोंकना ही तो था, फिर खुद के गले पर चला लेना है, काम खत्म। हाँ, रश्मि को मारने से पहले उसे लज्जित करने, डराने के आनंद से मैं खुद को वंचित नहीं करना चाहता था। इसलिए मरने से पहले उसे क्या कहना है, इसे मैंने पहले ही लिख लिया था। मैंने लिखा था कि कैसे प्यार का दम भरते हुए मेरे पीठ पीछे अपने बॉस के साथ वो हम बिस्तर होती रही है, कैसे रंगे हाथ पकड़ जाने पर भी बेशर्मी से मुझे दुनियादारी से अनजान और बेवकूफ करार देती रही, कैसे मेरे आंसू भरे चेहरे को उसने लड़कियों की तरह बर्ताव करने वाला करार दिया था। खैर, वो बीते दिनों की अब बात है। रश्मि की सगाई उसके घर पर ही होने वाली है और हाथ में है केवल 3 दिन का वक्त। वक्त न गवाते हुए मैंने छुरा सुबह ही खरीद लिया। पेंट में खोस लेने की प्रैक्टिस भी कर ली ताकि शर्ट के ऊपर से दिखाई ना दे। मैं रश्मि के घर से अच्छी तरह वाकिफ था। सॉल्ट लेक में वो अपने मामा के घर रहती थी। उसका खूंसट लेकिन धनवान मामा राजेंद्र अग्रवाल। अपने माँ बाप की मौत के बाद से पिछले 15 सालों से वो वहां रह रही थी। रश्मि के घर को जानने के बाद भी मैंने उसकी रेकी करनी ठीक समझी। सगाई रात करीब 7 बजे होनी थी
उसके पहले के 2 दिनों का वक्त मैंने उसके घर की निगरानी करने में गुजारा, ये जानने के लिए कि घर में दाखिल होने का सबसे आसान रास्ता कौन सा है। आखिर बगैर किसी के देखे अंदर जाना था। क्या फजीहत होगी अगर रश्मि के पास पहुंचने से पहले ही पकड़ा जाऊं। सगाई में पहुंचे मेहमान मुझे धुन कर रख देंगे। लेकिन सगाई की तैयारियों को देखकर मुझे एहसास हो गया कि सबसे आसान गेट से जाना होगा। इतने मेहमान पहुंचेंगे, कौन सा कोई सभी को जानता है। बीच से निकल जाऊंगा नजर बचाकर मेन हॉल में। फिर रश्मि को अकेले में मिलना होगा। कैसे होगा ये? एक आइडिया था मेरे जहन में। उसके बाद का काम तो आसान था। ठंड का मौसम होने की वजह से ओवरकोट मैंने पहना था। 7 बजे से कुछ पहले ही टैक्सी से सॉल्ट लेक के बीई ब्लॉक पहुंच गया। बारिश रह रहकर हो रही थी। लगातार 3 दिनों तक चलने वाली बारिश थी वो। हालांकि इसका पता मुझे बाद में चलना था। आलीशान घर के बाहर लाइट्स लगी हुई थी। भीतर बाग से जहां तक कि मेन फंक्शन होना था, संगीत की हल्की धुन बाहर भी पहुंच रही थी। मैं वातावरण को खुद में समाहित कर रहा था, उसका रसपान कर रहा था, खुद को बता रहा था कि जीवन के मेरे कुछ आखिरी पल चल रहे हैं। मुझे खुद कैसा महसूस हो रहा था। दिल धाड़ धाड़ बज रहा था। क्या मैं वो कर पाऊंगा जिसका महीनों से इंतजार कर रहा था? क्या किसी की जान लेना आसान है? क्या अपनी जान देना आसान है? दिमाग को ब्लैंक करके मैं गेट के भीतर एंटर हो गया। भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कोई पहचान न ले। भीतर एक लंबा गलियारा था जिसकी दीवारों को फंक्शन की वजह से रंगीन कपड़ों से ढक दिया गया था। गलियारे के खत्म होते ही एक बड़ा सा ड्राइंग रूम था और सामने बाग था। गलियारे के दाएं और बाएं ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां थी। ऊपर 5 कमरे थे, जिसमें से एक रश्मि के मामा मामी का, एक रश्मि का, 2 गेस्ट रूम और एक छोटा कमरा नौकरानी जया के लिए था। घर में और 2 नौकर थे, लेकिन वो दिन में आते थे और शाम को चले जाते थे। परमानेंट तौर पर जया ही बतौर नौकरानी घर में रहती थी। इतना सब कुछ मुझे रश्मि के बताए मालूम था। ये भी मालूम था कि ऊपर से फायर एस्केप की सीढ़ियां आती जो सीधे बाग में खुलती थी। लेकिन मेन फंक्शन बाग में होने की वजह से वहां से जाना, वो भी फायर एस्केप की सीढ़ियों से पॉसिबल नहीं था। लिहाजा मेन सीढ़ियों से जाने का ही फैसला मैंने किया था। कपड़े के भीतर रखा छुरा मुझे चुभ रहा था। मैंने बाग की तरफ नजर दौड़ाई। वुड बी दूल्हे राजा अपने दोस्तों के बीच चहक रहा था। बाग में फॉल सीलिंग की सजावट की गई थी, शायद बारिश से बचने के लिए। सगाई की वजह से वो खुद तो ड्रिंक्स नहीं ले रहा था, लेकिन जिस तरह उसके दोस्त पी रहे थे, उसके भी ड्रिंकर होने की चुगली करते थे। खैर, मुझे क्या। मामा मामी अचानक किसी मेहमान के साथ आवेश में आकर बात करते दिखे। होगी कोई बात। ड्रिंक्स लेकर वेटर इधर उधर टहल रहे थे। अचानक एक वेटर को देखा, सीधा जाकर वुड बी दूल्हे राजा से टकरा गया। सॉरी कहते कहते उसके कपड़ों पर पड़े छींटों को साफ करने की कोशिश की, लेकिन वुड बी दूल्हे राजा ने वेटर को रोका और खुद ही अपने कपड़े साफ करने लगा। सबकी शिकायती निगाहें वेटर की तरफ उठी, लेकिन पता नहीं मुझे भीतर ही भीतर क्यों खुशी का एहसास हुआ। बढ़िया बढ़िया। मैं हॉल में खड़ा था। कुछ लोग वेटरों की मेहमान नवाजी का मजा ले रहे थे, लेकिन मुझे घर के इंटरकॉम का इस्तेमाल करना था, जिससे कि मैं रश्मि को गेस्ट रूम में बुला सकता था और आगे की प्लानिंग को अंजाम दे सकता था। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि मुझे रश्मि की सहेली जोया दिखाई दी। उससे नजर बचाने का कोई उपाय नहीं था, क्योंकि न केवल वो मुझे घूर रही थी, बल्कि तेजी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। यहाँ क्या कर रहे हो? जोया ने सख्ती से पूछा। मैं गेस्ट हूँ। गेस्ट? राजीव, यू नो यू आर नॉट वेलकम। वो ऐसे बर्ताव कर रही थी मानो घर उसी का था और सगाई के खाने पीने का खर्चा उसी ने उठाना था। भरोसा नहीं होता तो रश्मि से पूछ लो, मैंने दिलेरी से कहा। देखो राजीव, तुम पर क्या गुजर रही है मैं समझती हूँ, लेकिन ये वक्त कोई बखेड़ा खड़ा करने का नहीं है। मेरे ऊपर क्या गुजर रही है वो समझती है? काश उसे पता होता कि क्या गुजर रही है। मुझे कोई बखेड़ा खड़ा नहीं करना। बस आखिरी बार रश्मि को देख लूं, फिर चला जाऊंगा, मैंने इंतजार करते हुए कहा। उसे फिर बोलने को तैयार पाकर मैंने कहा, देखो, बहस से कोई फायदा नहीं, मैं 5 मिनट ही रुकने वाला हूं बस।
तभी जोया को पीछे से किसी ने आवाज दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर मेरी तरफ देखा। यकीनी भाव से वो फिर आवाज लगाने वाले के पास चली गई। मैंने चैन की सांस ली। बाग के कोने में मामा मामी दिखाई दे रहे थे। वो और गेस्ट से बात कर रहे थे। हॉल के कोने में पड़े फोन की ओर मैं बढ़ा। रश्मि से मिली जानकारी आज काम आने वाली थी। मैंने रश्मि के कमरे में फोन लगाया। किसी ने नहीं उठाया, शायद वो बाथरूम में थी। फिर कॉल किया, नो रिस्पॉन्स। अब क्या किया जाए? क्या मेरा मिशन फेल हो जाएगा? क्या मुझे पल पल मारने वाली यूं ही फिर से मुझे एक बार धोखा देकर बच जाएगी? नेवर। अपने मोबाइल से रश्मि के मोबाइल पर कॉल का रिस्क मैं नहीं ले सकता था। पता था वो नहीं उठाने वाली। मेरे लिए फैसले की घड़ी थी। क्या रिस्क लेकर ऊपर रश्मि के कमरे को तलाश करूं या उसके नीचे आने का इंतजार करूं? मुझे पता था नीचे आने के बाद उसके करीब फटकने का भी कोई चांस नहीं था। ऊपर ही जाना पड़ेगा। मैंने वेटर से एक ड्रिंक लिया। 2 मिनट के भीतर उसे खत्म किया। कपड़े के भीतर छिपा कर रखे छुरे को टटोला, शायद उससे कोई कॉन्फिडेंस मिल जाए। मैंने ऊपर जाने का फैसला किया। तब तक बेहद तेज हो रही बारिश की आवाज आने लगी। माहौल में ठंडक बढ़ चुकी थी। सख्त कदमों से मैं हॉल से सटे सीढ़ियों के जरिए ऊपर पहुंचा। ऊपर नीचे के मुकाबले सन्नाटा सा था। सभी मेहमान नीचे जो थे। रश्मि का रूम सबसे आखिर में था। एक अजीब सी बेचैनी मुझे होने लगी। क्या मेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी? अभी पता चलता है। मैंने कपड़े के भीतर से अपना छुरा निकाला, रश्मि के रूम के दरवाजे को धकेला और भीतर दाखिल हो गया। भीतर एक चेयर पर वो बैठी थी, दहकते लाल रंग की साड़ी में। उसकी फटी हुई आंखें मुझे घूरती सी लग रही थी। मुझे देखकर उसके घबराने का कोई स्कोप नहीं था। उसकी छाती में एक छुरा धंसा हुआ था। सीने से खून बहकर जमीन को रंग चुका था। मैं धम्म से करीब के बिस्तर पर बैठ गया। तभी बाहर कुछ खटपट की आवाज आई। मैं मानो नींद से जागा। पहले तो मुझे यहाँ से हटना होगा। जल्दी से मैं बाहर निकला। छुरे को वापस मैंने खोस लिया था। सीढ़ियां उतरा। जल्द से जल्द मैं गेट से बाहर निकल जाना चाहता था, लेकिन हॉल में उतरते ही मुझे समझ में आ गया कि ऐसा नहीं हो सकता था। सामने बारिश की वजह से बाढ़ जैसी सिचुएशन थी। कमर से ऊपर तक पानी। एक तरह से जो भीतर थे वो फंस चुके थे। मैंने हॉल में नजर दौड़ाई। एक वेटर को थामकर उससे ड्रिंक हासिल किया। 5 मिनट बाद ही मुझे ऊपर से महिला की चीख सुनाई पड़ी। मैं समझ गया कि लाश बरामद हो चुकी है। चीख सुनते ही कुछ लोग ऊपर दौड़े और कुछ लोग नीचे खड़े खड़े ऊपर की तरफ देखने लगे, मानो आसमान से कोई परी उतरकर उन्हें ज्ञान की बात बताएगी। कुछ ही देर में रोने धोने की आवाजें आने लगी। 5 मिनट के भीतर मौजूद सभी लोगों को ब्रेकिंग न्यूज के बारे में जानकारी हो चुकी थी। मैंने बाहर निकल के रास्ते पर फिर नजर दौड़ाई। इम्पॉसिबल था निकलना। तभी एक हट्टे कट्टे आदमी ने, जिसे मैंने मामा से बात करते देखा था, अधिकार पूर्ण आवाज में बोला, सभी लोग प्लीज हॉल में एक कोने पर आ जाइए। सभी ने आदेश का पालन किया। मैंने भी। देखिए, यहाँ एक मर्डर हुआ है। मैं डिप्टी कमिश्नर मुकेश कुमार हूँ। इस इलाके का इंचार्ज तो नहीं हूँ, फिर भी हूँ तो पुलिस ऑफिसर ही। लोकल पुलिस के आने तक मैं नहीं चाहता कि कोई यहाँ से निकले, उसने कहा। अब पार्टी का देर तक भारी मजा लेने को आमादा लोग घर जाने के लिए बेचैन दिखाई देने लगे। पागलों के तरीके से मामा सीढ़ियों से उतरे। मामी शायद ऊपर ही किसी कमरे में सुबक रही थी। वो आकर हॉल की एक कुर्सी पर बैठ गए। डीसी मुकेश कुमार उनके पास आया। कुछ देर के लिए मामा को गमजदा होने के लिए वक्त दिया, फिर पूछा, रश्मि को आखिरी बार किसने देखा था? मेरी पत्नी ने। कब? नीचे आने से पहले। वक्त बताइए। कब नीचे आए आप लोग? मैं करीब 6:30 बजे नीचे आया था। करीब 15 मिनट बाद मेरी पत्नी नीचे आई। यानी 6:45 आपकी पत्नी नीचे आई और वो सीधे रश्मि के रूम से आई थी? हाँ। यानी कुछ मिनट पहले ही वो रश्मि से मिली होगी। जाहिर है। अच्छा, रश्मि की किसी से दुश्मनी थी? कोई अदावत? बिल्कुल नहीं। आपको किसी पर शक? देख लीजिए, ये क्लोज्ड मर्डर लगता है। यहाँ जो लोग आए हैं
क्या आपको किसी पर शक है? बूढ़े मामा ने असहाय भाव से हाथ फैलाया और कहा, कैसा शक मुकेश जी, जिन्हें भी मैंने बुलाया है सभी मेरे करीबी हैं। ये कहते हुए उन्होंने एक नज़र हॉल में दौड़ाई। उसकी नज़र मेरे पे ठहर गई। बंटा धार। मामा ने मानो भूत देख लिया। उनकी आंखें फट पड़ी। मुकेश कुमार की निगाहें मामा की नज़रों का पीछा करते हुए मुझ पर टिक गईं। उसने मामा से पूछा, कौन है वो? पहले तो मामा के मुंह से बोल ना फूटे। जब फूटे तो एक ही शब्द निकला, खूनी। क्या? यही है वो इंसान जिसने मेरी भांजी का खून किया है? कौन है वो? मेरी भांजी का पहले दोस्त हुआ करता था, लेकिन मेरी भांजी ने उसे ठुकरा दिया था। साला, मैंने मन ही मन सोचा था, ठुकरा दिया था या मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा था और उसके पास कोई चारा नहीं था। खैर, कुछ ही पलों में मैं मुकेश कुमार के साथ गेस्ट रूम में मौजूद था, अकेले। उसी गेस्ट रूम में जहां कुछ देर पहले मैंने रश्मि को बुलाने की प्लानिंग की थी। क्या नाम है तुम्हारा? राजीव, मैंने कहा। क्या करते हो? कहानीकार हूं। साहित्यकार हो? नहीं, मैं मैगजीन्स में कहानियां लिखता हूं, पैर जमाने की कोशिश में हूं। उसने मुझे यूं देखा मानो मैंने मंदिर से चप्पल चोरी करने की बात कबूल की हो। तो बताओ, पूरा माजरा बताओ, क्यों कत्ल किया? मुकेश कुमार के कठोर शब्द मेरे कानों में हथौड़ी की तरह पड़े। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी आवाज मुझे बेहद ही कमजोर और नाकाबिले भरोसा लग रही थी। यहाँ क्यों आए हो? किसने बुलाया? किसी ने नहीं। फिर क्यों आए? क्या करने आए थे? मैं समझ चुका था कि सच्चाई बताने में ही गनीमत है, क्योंकि एक झूठ छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते। रश्मि का कत्ल करने ही आया था, लेकिन मुझसे पहले किसी और ने उसका खून कर दिया। क्या? उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे पूरी घटना बताई, लेकिन उसकी आंखों में अविश्वास के बादल पूरी तरह छटे नहीं थे। मेरी तलाशी ली गई। मेरी आइडेंटिटी कार्ड और दूसरे सामान के साथ छुरा भी निकला। मुकेश कुमार ने मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। सर, अगर मैं खूनी होता तो छुरा मेरे पास नहीं, रश्मि के सीने में रहता। मैंने सफाई दी। उसकी आंखों में आश्वासन के भाव दिखे मुझे। उसने छुरा अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद वुड बी दूल्हे राजा को बुलाया। बेचारा शादी से पहले ही विदुर की तरह दिख रहा था। आंखें उसकी लाल थी, शायद रो धो के आया था। आपका नाम? मुकेश कुमार ने भावहीन आवाज में पूछा। मलय प्रमाणिक। क्या करते हैं आप? जी, मेरा अपना बिजनेस है। मेरी कंपनी गेलफॉन्ड सीमेंट, लोहे की सरिया बनाती है। मुकेश कुमार इम्प्रेस नजर आने लगा। रश्मि ने कभी किसी दुश्मन का जिक्र किया था? जी, किया तो था। फिर वो मेरी तरफ देखने लगा। कमीना, मुझे ही फंसाने पर तुला था। मुकेश कुमार उसका इशारा समझते हुए बोला, और किसी के बारे में कुछ कहा हो? नहीं सर, रश्मि को भला किसी से क्या दुश्मनी हो सकती थी। ठीक है, आप बैठिए। इस तरह एक एक करके हॉल में मौजूद सभी लोगों को बुलाया जाने लगा। मलय प्रमाणिक मेरे ही बगल में बैठा था। मैंने उसे घूर कर देखा। वो दूसरी तरफ देखने लगा। सगाई की बधाई, मैंने व्यंग्य से कहा। वो सक पकाया, फिर कहा, तुम ही हो खूनी, कोई माने या ना माने, मैं जानता हूं। अच्छा, बहुत नेक ख्याल है तुम्हारे मन में मेरे लिए। कुछ ही देर में जोया को बुलाया गया। नॉर्मल पूछताछ के बाद वो मेरे बगल में आई। उसे देखकर मलय उठ गया। उसकी जगह जोया बैठ गई। मैंने कहा, कमीना मुझे कातिल समझ रहा है। तुम क्या नहीं हो सकते कातिल? वैसे आजकल क्या कर रहे हो? जोया ने मुझसे पूछा। कुछ खास नहीं। इसलिए तुम्हारी और रश्मि में नहीं निप सकी। तुम्हें समझना चाहिए कि केवल प्यार से ही जीवन की गाड़ी नहीं चलती। तुम किससे चलाती हो गाड़ी? एक पल को लगा कि जोया भड़क जाएगी, फिर संभली। तंजिया मुस्कान से कहा, देखो, एक बार मलय को देखो। ही इज बिग शॉट एंड व्हाट यू आर नथिंग, अ बिग जीरो। ये कहकर मुझसे दूसरी तरफ कोने में जाकर बैठ गई। मैंने अपना मोबाइल निकाला, यहाँ वहाँ ब्राउज करता रहा। न्यूज़ फीड में देखा तो पाया उस रोज शहर में 3 हत्याएं हुई थी। रश्मि का उसमें नाम नहीं था। कल रश्मि भी
एक और मृत युवती के तौर पर जानी जाएगी। मैंने सर्च इंजन पर मलय प्रमाणिक का नाम लिखकर फिर सर्च मारा। करीब 4-5 एंट्रियां थीं। गेल फॉन्ड सीमेंट, गेल फॉन्ड टीएमटी बार के मालिक के तौर पर। एक लिंक पे तो मलय प्रमाणिक के दरिया दिल होने की भी कहानी थी कि कैसे उसने 10 गरीब बच्चों के ऑपरेशन के पैसे दिए। पैसे रहे तो आदमी ये सब अफोर्ड कर सकता है, ना रहे तो करके दिखाए। लेकिन कोई खास बिग शॉट तो था नहीं। इंटरनेट पर महज 4-5 न्यूज़ एंट्रीज, कंपनी की कोई वेबसाइट भी नहीं थी। खैर मुझे क्या, यहाँ से छुटकारा मिले तो घर जाऊं, आगे की सोचूं। मैं मोबाइल पर इधर उधर ब्राउज करते हुए रूम में टहलने लगा। सिर मोबाइल पर झुका हुआ था, मानो टेक्नोलॉजी के सम्मान में अपना शीश झुका रहा था। तभी जोया, जो खुद मोबाइल पर ब्राउजिंग में बिजी थी, मेरे पास आई। हम दोनों टकरा ही गए होते, लेकिन मोबाइल पर झुके होने के बावजूद मुझे एहसास हो गया था कि सामने कोई है और ऐन वक्त पर मैं हट गया। टक्कर नहीं हुई। देखकर मिस्टर, जोया ने कहा। श्योर, देखा तभी तो हटा। वो कुछ ना बोलकर मोबाइल पर बिजी दिखने की कोशिश करने लगी और दूसरे छोर पर चली गई। मैं भी जाकर चेयर पर बैठ गया। सोचकर भी अजीब लग रहा था कि बगल के कमरे में रश्मि की लाश पड़ी थी, दूसरे कमरे में उसके मामा मामी आंसू बहा रहे थे। हम मोबाइल पर बिजी हैं, एक दूसरे से टकरा रहे हैं। ना, टकरा नहीं रहे, टकराने से बच रहे हैं। तभी मुझे झटका लगा कोई एकदम भोली बात याद आ गई। ऐसी बात जो थी तो बहुत आम, लेकिन उसके मायने कहीं निकलते थे। मैं मुकेश कुमार के पास गया। एक बात कह सकता हूँ? बोलो भाई। सर, हर मर्डर का एक मकसद होता है। आपको क्या लगता है रश्मि का कत्ल क्यों किया गया? मुकेश कुछ पल विचार करता दिखा, फिर बोला, देखो भाई, शादी या सगाई के दिन मर्डर, इन सब मामलों में हत्यारा आमतौर पर कोई पहला प्रेमी, जैसे कि तुम, निकलता है। लेकिन मैं मानता हूं तुम हत्यारे नहीं हो। अगर मैं हत्यारा नहीं, यानी कोई एक्स बॉयफ्रेंड हत्यारा नहीं, तो हत्या का और क्या मकसद हो सकता है? हत्या के पीछे का कारण अगर बदला नहीं है, तो पैसा मेन कारण हो सकता है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कत्ल पैसों के लिए ही होते हैं। तुमने सुना हो शायद, जर जोरू जमीन वाली कहावत। बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहता हूँ। मर्डर के पीछे पैसा ही मुख्य मकसद आमतौर पर होता है। यहाँ भी ऐसा ही है। क्यों भाई, कोई कैंडिडेट मिल गया हत्यारे के तौर पर? एक कैंडिडेट है तो सही, लेकिन उसे पकड़ने में आपकी मदद चाहिए। क्या करना है? आप सभी लोगों को हॉल में बुलाइए। फिर मैंने अपनी योजना मुकेश कुमार को बताई। सभी लोग हॉल में हाजिर हुए। ऊपर फॉल्स सीलिंग और नीचे कालीन बिछा बाग वीरान नजर आ रहा था। सभी की बेसब्र निगाहें मेरी तरफ थीं। मैं हॉल के बीच में गया। मेरे बगल में मुकेश कुमार था। साहिबान, आपसे कुछ देर बाद कातिल आप सभी के सामने होगा। मैंने अपनी बातों का इफेक्ट देखने के लिए नजर दौड़ाई। मैंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, रश्मि की कत्ल एक ऐसी दास्तां है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका मर्डर करने दो लोग पहुंचे। एक जो उसका पहले का आशिक था, उसकी जान लेकर अपनी जान देना चाहता था। साहिबान, दूसरा एक ऐसा शख्स था जिसका दिल पत्थर का था। वो रश्मि की जान महज भौतिक सुख के लिए लेना चाहता था। मुकेश कुमार भी गौर से मेरी बात सुन रहा था। मैंने कहा, दोस्तों, अगर आप इस घर की लोकेशन को देखें तो पता चलेगा कि केवल हॉल के करीब से जो सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती हैं, वहीं से रश्मि के रूम में पहुंचा जा सकता है। लेकिन एक और रास्ता है ऊपर जाने का। वो रास्ता है बाग के करीब से फायर एस्केप की सीढ़ियों से। मैं इफेक्ट के लिए कुछ देर रुका। मुझे कातिल का अंदाजा तब हुआ जब जोया मुझसे टकराने वाली थी और मैं बच गया। बच क्या गया, मुझे एहसास हो गया कि सामने वो खड़ी है। मोबाइल पर नजरें गड़ाए रखने के बावजूद मैं उससे नहीं टकराया। दोस्तों, किसी से टकरा जाना काफ़ी मुश्किल होता है, बेहद मुश्किल, खासकर आप अगर किसी पार्टी के हीरो हों। क्यों मले जी, मैं सही कह रहा हूं ना? मले ने अपने माथे के पसीने को पोंछा। वो परेशान दिख रहा था। मैं आगे बढ़ा। दोस्तों, अपने वुड बी दूल्हा
यानी मलय प्रामाणिक शाम को वेटर से टकरा गए। सभी ने वेटर को बुरा भला कहा, लेकिन अब मुझे ये सूझ रहा है कि ये टक्कर जानबूझकर हुई। दरअसल टक्कर के बाद मलय को अपने कपड़े धोने पोंछने का बहाना मिल जाता। मलय अब बेहद परेशान दिख रहा था। दरअसल वो फायर एस्केप की सीढ़ियों से गया और रश्मि का कत्ल करके वापस आ गया, लेकिन शायद खून की कुछ बूंदें इसके शर्ट या पैंट पर कहीं लग गई थी। उसे जल्दी पहुंचना बहुत ज़रूरी था। उसके लिए रिपीट उसे उसे जल्दी पहुंचना उसके लिए बेहद ज़रूरी था, इसलिए ये टक्कर हुई थी। लेकिन मलय आखिर रश्मि का खून क्यों करेगा? मुकेश कुमार ने पूछा। क्योंकि रश्मि इसकी हकीकत जान चुकी थी कि इसके पास पैसे नहीं हैं। ये मुझसे भी ज़्यादा कंगाल है। झूठी कहानी गढ़कर ये रश्मि को ठग रहा था। लेकिन अगर ऐसा था तो ज़्यादा से ज़्यादा शादी नहीं होती। कत्ल की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि रश्मि न केवल शादी तोड़ रही थी, बल्कि उसकी असलियत भी उजागर कर पुलिस को सौंपने पर आमादा थी। वो क्या करना चाहती थी ये तो अब तो या तो वो या अब मलय जाने। लेकिन मलय को उसका जिंदा रहना गवारा नहीं था। मलय की कहानी अपने आप खुल सकती है। इसके जूते देखिए, बाग में कालीन था, लेकिन इसके जूते पर कहीं कहीं कीचड़ लगा है। यानी ये फायर एस्केप के पास गया था जहां कालीन बिछी नहीं है। इसकी पोशाक की जांच भी बारीकी से की जाए तो खून का कोई निशान जरूर मिल जाएगा। तभी मलय अचानक उठा और तेजी से बाहर की तरफ भागा, लेकिन दरवाजे के करीब ही जोया ने अपने पैरों से उसे लंगड़ी मारी। वो मुंह के बल गिरा। लोकल पुलिस 2 घंटे पहले मलय को ले जा चुकी थी। ज्यादातर मेहमान भी जा चुके थे। मुकेश को अभी भी कुछ सवालों के जवाब चाहिए थे। तुम्हें कैसे पता चला कि वो कंगाल है? उसने पूछा। ब्राउजिंग के जरिए मैंने देखा कि उसके नाम की महज 4-5 एंट्रियां थी। कोई वेबसाइट नहीं। हर एंट्री न्यूज़ आइटम या ब्लॉग की तरह थी। हर एंट्री में कमोबेश एक ही डिटेल्स थी। कई बार एक ही सेंटेंस को इस्तेमाल किया गया था। यानी कि ये सभी एंट्रियां किसी एक ने तैयार की थी, वो भी धोखा देने की नीयत से। इंटरनेट पर आप भी ऐसे कई नकली अरबपतियों को पाएंगे जो हकीकतन कुछ भी नहीं, लेकिन उनके बारे में लिंक काफ़ी होंगे। आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि सभी में लगभग एक ही बात लिखी हुई है। लेकिन मुझे उसके कातिल होने की बात जोया से धक्का ना लगने पर सूझी, क्योंकि मैंने वेटर के साथ उसकी टक्कर देखी थी। सभी को पहले लगा कि गलती वेटर की है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने धक्का जानबूझकर मारा था। खैर, हत्यारा तो पकड़ा गया। आप तुम्हारा क्या इरादा है? मुकेश ने पूछा। पता नहीं, लेकिन इन चंद घंटों में जिंदगी और मौत को काफी करीब से देखा है। अब यूं मैं जान नहीं देने वाला। कम से कम दिल में अब ये शांति है कि रश्मि का कातिल पकड़ा गया। तो दोस्तों, ये थी एक शॉर्ट कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। और इस कहानी के लेखक हैं आनंद कुमार सिंह, पेशे से पत्रकार हैं। आप 16 सालों से पत्रकारिता से जुड़े हैं और प्रेजेंट में एक राष्ट्रीय हिंदी दैनिक में बतौर एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं। मैं भी कोशिश करूंगा कि इसी तरीके की छोटी छोटी कहानी आपके सामने लाऊं और नए उभरते लेखकों की ऐसी ही मज़ेदार कहानी आपके सामने लाऊं। तो उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आएगी। कहानी के बारे में कमेंट में राय ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए जज्बातों का जहां विद जावेद अख्तर।